आज से ठीक 35 दिन पहले 24 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी जब बिहार दौरे पर आए थे तो मधुबनी की धरती से यह ऐलान किया था कि पहलगाम हमले के दोषियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी, आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और फिर ऑपरेशन सिंदूर हुआ और अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार प्रधानमंत्री मोदी फिर से बिहार दौरे पर आए हैं। खास बात यह है कि आज पूरे रोड शो में कहीं भाजपा का कोई झंडा नहीं दिखा तो सिर्फ तिरंगा दिखा। लेकिन ये दौरा पूरी तरह से सियासी रंग ले चुका है। अगले कुछ महीने में बिहार में चुनाव होने हैं तो स्वाभाविक भी है अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप नए सिरे से लगाए जा रहे हैं। पहले वो सारी चीज़ों को सुन लेते हैं, फिर अपने मेहमानों से परिचय कराऊंगा जिनके साथ आवाज़ अड्डा में आज मैं बहस करूंगा। और मैं हूं लक्ष्मण राय, मेहमानों से परिचय कराऊं। इससे पहले देखिए कि किस नेता ने क्या कुछ कहा है। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई। तो लोकप्रियता से लोग घबरा जाते हैं और घबरा करके इस तरह की बातें करते हैं। दिल से तो प्रधानमंत्री जी के प्रति पक्ष विपक्ष क्या 140 करोड़ लोग पल के बिछाए बैठे हुए हैं। विशेष राज्य का दर्जा प्रधानमंत्री जी आपकी जुबान से भी निकला था, वंस अपॉन ए टाइम, आज उसको कार्यान्वयन कर दीजिए। और आखिरी चीज, जब तेजस्वी जी सरकार में थे तो आरक्षण का जो दायरा बढ़ा था ना, उसको निकालिए कोर्ट कचहरी से, उसको 9वीं अनुसूची में डालिए। बिहार की ये प्राथमिकताएं हैं। क्या मोदी जी ने बताया कि भाई अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? मानसिक शारीरिक तौर से जो थके हुए नीतीश कुमार बनेंगे कि कोई दूसरा बनेगा? मोदी जी ने ये बताया कि 1,25,000 करोड़ रुपया का जो पैकेज दिए थे उसका क्या हुआ? पैसा भेजे ताकि यहाँ के नेताओं ने उसको लूट लिया। मोदी जी के रोड शो करने से क्या हुआ? तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। तो पब्लिसिटी तो हुआ है, छोटा सा एक बात, कोई युद्ध तो नहीं हुआ। तो देखा आपने किस तरीके से सियासी बयान यहाँ पे चल रहे हैं और इन सियासी बयानों के मतलब क्या है, आखिर क्यों इस वक्त इस तरह की सियासत हो रही है। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान हैं बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय गिरी साहब, जेडीयू प्रवक्ता राजीव रंजन जी, कांग्रेस प्रवक्ता अजय उपाध्याय जी, आरजेडी प्रवक्ता प्रियंका भारती और एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी के प्रवक्ता ए.के. वाजपेयी जी और साथ में होंगे राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आप सभी को स्वागत है और मेरा नमस्कार। सबसे पहले शुरुआत तो मैं करूं धनंजय गिरी साहब से। धनंजय साहब, कि आज का हमने रोड शो देखा प्रधानमंत्री मोदी का, तो उसमें कहीं भी भाजपा का झंडा नहीं था तो सिर्फ तिरंगा था। तो ये रोड शो क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद का रोड शो माना जाए या फिर इसके पीछे कहीं न कहीं मकसद बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव भी हैं? लक्ष्मण जी, देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नरेंद्र मोदी जी, बापू और बाबा साहब के युग स्वरूप आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जब हम लोगों ने पहले भी लगातार, चुनाव कोई विषय नहीं है, चुनाव तो लगातार हम जीतते ही जा रहे हैं, लगातार विपक्ष की कोशिशों को पराभूत करके हम जीतते जा रहे हैं। आज आप मोदी जी का जिस तरह से पटना में स्वागत हुआ, जो जन सैलाब उमड़ा, जिस तरह से लोग आए, जिस तरह से भीड़ थी, आप इस तरह से ये कह सकते हैं कि जनशक्ति नरेंद्र मोदी जी के पास है। एक विशाल जीवन का पुख्ता अनुभव, व्यापक परिभ्रमण, विस्तृत जानकारी, आत्म समृद्ध व्यक्तित्व और सूक्ष्म जीवन चेतना, सुदूर प्रसार अंतर्दृष्टिता, आत्महंतास्था, अमोघ आत्मविश्वास, सत्यनिष्ठता, महान उद्देश्य के लिए हुए नरेंद्र मोदी जिस ढंग से नेशन की नैया के खवैया नरेंद्र मोदी जिस तरह से नेशन को आगे लेकर बढ़ रहे हैं, नित नीतर नई ऊंचाइयों को लेकर जा रहे हैं। और बिहार में नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार जिस तरह से विकास को गतिमान हो रहा है, चुनाव कोई विषय नहीं रह गया है। आज राष्ट्रवाद का प्रचंड राष्ट्रवाद आपको दिख रहा है। 140 करोड़ हिंदुस्तान एक साथ खड़ा है। आज आपको दिख रहा है कि किस तरह से भारत प्रगति कर रहा है, किस तरह से देश आगे बढ़ रहा है, किस तरह से दुनिया में नाम कर रहा है, किस तरह से हमारी सेना के अतुलनीय पराक्रम और जो शौर्य जिस सेना ने दिखाया है, जिसकी दुनिया में प्रशंसा हो रही है। ये बात सही है कि बुद्ध और महावीर की धरती, हनुमान जी की ननिहाल और प्रजातंत्र की जननी बिहार नरेंद्र मोदी का बाहें फैला करके स्वागत कर रही है। और उसके लिए जो उबड़ा हुआ जन सैलाब इस बात की गवाही दे रहा है कि बदलता हुआ बिहार, उलांचे भरता हुआ बिहार, नीतीश जी के नेतृत्व में नई इबारत लिखता हुआ बिहार। तो बिहार को विकास और बिहार में बहार है
उसी को नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व, जो बिहार पर सौगातों की बरसात करेंगे और जो बिहार को दे रहे हैं, नया एयरपोर्ट टर्मिनल का उद्घाटन किए और बिहार में एक और समय बिताएंगे, और बिहार को जिस तरह से हम बिहार को जहां से निकाल करके लाए हैं उसके लिए उसकी वानगी देखने को मिल रही है। जनता के बीच में जो प्रेम है, जो स्नेह है, भाई तिरंगा तो हमारे लिए राष्ट्र का मान है, स्वाभिमान है, हमारा हमारा हमारी पहचान है, हमारे आने वाली पीढ़ियों की भी आन बान और शान है तिरंगा। हम जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य होगा अगर हम तिरंगा में लिपट कर जाएं, इससे बड़ा कुछ हो ही नहीं सकता। हमारे लिए तो राष्ट्र का अभिमान है, हमारे लिए गान है, हमारे लिए जनगण मन का अभिमान है। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रवाद आगे बढ़ा है, देश आगे बढ़ रहा है, बिहार भी प्रगति कर रहा है, नित नई इबारत लिखी जा रही है नूतन, उसका जो वहां की जनता ने, तो धनंजय गिरी साहब, इन सब के बावजूद आरजेडी की तरफ से एक पूरा रिपोर्ट कार्ड जारी कर दिया गया है एक दिन पहले ही, बताते हुए कि हर मोर्चे पे, चाहे रोजगार का मोर्चा हो, स्वास्थ्य का मोर्चा हो, शिक्षा का मोर्चा हो, इस मोर्चे पे भाजपा जेडीयू की सरकार काफी ज्यादा फेल रही है। इस पे मैं आरजेडी की प्रवक्ता से बातचीत करूंगा, लेकिन पहले एक ऐसा करता हूं, जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी भी हैं, उनसे भी रिएक्शन ले लेता हूं, फिर आता हूं आप लोगों के पास। रुके भी शो में बहुत समय, आराम से तसल्ली से बात करेंगे हम लोग। राजीव रंजन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी की ओर से आपको सारी बातें बता दी गई। दरअसल रिपोर्ट कार्ड तेजस्वी यादव जारी करते रहे, आगे भी जारी करना पड़ेगा, इसलिए कि समय समय पर विपक्ष को कुछ न कुछ बातें कहनी होती है। लेकिन जब निरर्थक बयानों से जनता पर कोई असर ही नहीं हो, तो फिर मुझे लगता है ये पूरी कवायद एक इस तरह की हरकत के तौर पर हम देखते हैं कि आप प्रशंसा नहीं कर सकते हैं तो कम से कम चुप रहिए। जिस तरह के ये पिछले 2 दशक का कार्यकाल है, असाधारण अविस्मरणीय उपलब्धियां बिहार की, जिस तरह से सड़कों का जाल बिछा, जिस तरह से पुल पुलिये, फ्लाईओवर्स, जिस तरह से एक्सप्रेसवेज, नेशनल हाईवेज का जिस तरह से विस्तार हुआ, गांव गांव आज सड़कों से जुड़ गए, हर घर 100% बिजली पहुंची है, पीने का पानी हर घर में पहुंचा है। रोजगार का सवाल वो खड़े करते हैं, 50 लाख जिसमें 12 लाख नौकरियां और 38 लाख रोजगार, इसके साथ 94 लाख परिवार जो जातीय सर्वे के द्वारा आर्थिक दृष्टि से पिछड़े, जिनकी पहचान की गई, हर सदस्य को 2 लाख रुपए मुख्यमंत्री लघु उद्यमी योजना के तहत दिए जा रहे हैं। अब इसके बाद जिस तरह से आप बिहार में पलायन की बात करने वाले लोगों को हैरानी होती है कि वो देखते नहीं है कि अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। ये वो दौर नहीं है लालू जी और राबड़ी जी के कार्यकाल में जिस तरह से बंदूकें गरज रही, जिस तरह से जिलों में जो बाहुबलियों की समानांतर सरकारें थी, लोमहर्षक नरसंहारों का दौर लोगों ने देखा है। मुख्यमंत्री निवास से फिरौती के लिए मामलों को सुलझाए जाने का मामला लोगों ने देखा है। लोगों का यकीन पुलिस पर नहीं था, वहां से बिहार आज निकला है। घटनाएं अगर कभी होती हैं तो विपक्ष को सवाल खड़े करने का अधिकार है, लेकिन जब आपकी तुलना हमारे कार्यकाल से होगी तो फिर जनता समझती है कि कोई उस अंधकार में लौटने के लिए तैयार नहीं है। रोशनी और अंधकार में लौटने के लिए तैयार नहीं है। जब तुलना आपकी सरकार से हमारी सरकार की होगी तब ये जनता समझ जाएगी। इस पे आऊँगा मैं, और भी आगे बातचीत करूँगा, लेकिन आरजेडी की प्रवक्ता प्रियंका भारती हैं। प्रियंका, आपने सुन लिया, भाजपा के प्रवक्ता और जेडीयू दोनों के प्रवक्ताओं का साफ तौर से कहना है कि काफ़ी कुछ बदला है, सिर्फ बहाना चाहिए। तो आप लोग रिपोर्ट कार्ड में बहाना दे रही हैं, लेकिन कंपेयर करिए अपने कार्यकाल से तो समझ में आ जाएगा। लक्ष्मण जी, 3 चीज़ों की बातें हुई। पहला तिरंगा, दूसरा एयरपोर्ट, तीसरा NH। चले इन्हीं तीन विषयों को बेस बना के बात करते हैं। तिरंगा, रोजगार और पलायन, उनको भी जोड़ूंगी, वो तो खैर सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है। क्योंकि आपने भाजपा प्रवक्ता और जदयू के प्रवक्ता की बात की तो मैंने इन दोनों का बात किया है। सबसे पहले वीडियो ये देखिए। इस वीडियो में ऊपर लहराता हुआ जदयू का झंडा है और इसके नीचे है हमारा तिरंगा। तो जैसे संघ को नफरत थी तिरंगे से, बिल्कुल उसी लाइन पर जदयू भी चल रही है। आप खुद ही बोले वीडियो पर दिखाए, जो वीडियो को हम लोग वेरीफाई नहीं कर सकते हैं तो चैनल पे दिखाना सही नहीं होता। आप बोलिए, आपकी बात को हम लोग मान देख लीजिएगा, उसके बाद वेरीफाई कर लीजिएगा। आप बोलिए, आपकी बात को हम लोग मान के चलेंगे। वीडियो से ज्यादा आप पे भरोसा है। अपनी बात, उसके बाद आपकी जो भी टिप्पणी होगी, मेरे बात को कंप्लीट करने के बाद आप रख लें अपनी टिप्पणी, ठीक है?
अब पहली बात, तिरंगे का प्रेम मैंने दिखा टिप्पणी दिया। नहीं, मैं कह रहा हूं कि दूसरी बात, आप वीडियो मत दिखाइए। मैं चैनल पे किसी वीडियो को चलाने की इजाजत नहीं देता हूं, क्योंकि वीडियो को ठीक है मैं लक्ष्मण वेरीफाई जी, नहीं कर सकता हूं। देखिए इसलिए। देश ने हाँ, देखा ठीक है आप तो बोलिए। हमको ज्यादा दिखाने की जरूरत भी आप नहीं है। अब बोलिए, दूसरी बात, आप बोलिए, एयरपोर्ट, आपको समय दिया, आप बोलिए। जी एयरपोर्ट, क्योंकि जब प्रधानमंत्री जी एयरपोर्ट पर उतरे, क्या उन्होंने देश को बताया कि गुजरात के पास 17 एयरपोर्ट है और बिहार के पास मात्र 4? बताया उन्होंने? नहीं। जिस समय रोड पर निकले, रोड पर निकलते समय उन्होंने हंसी मुस्कुराहट जब दिखा रहे थे, बिहार को बताया वो कि गुजरात में प्रति लाख व्यक्ति 11 किलोमीटर की सड़कें हैं, वहीं बिहार में प्रति लाख व्यक्ति मात्र 5.2 किलोमीटर की सड़कें नहीं बताया। उसके अलावा अगर मैं पीएम मित्र पार्क की बात करूं, 7 पीएम मित्र पार्क की घोषणाएं हुई। जब इनके नेता से पूछा गया, इनके मंत्री से पूछा गया कि बिहार को कितना मिलेगा, बोले 0। ऐसा निगेटिव सवाल हमसे मत पूछा करिए। जब बिहार में वो हाथ हिला रहे थे आवाम के सामने में, तो उन्होंने बताया कि हमारे और नीतीश जी की बिहार बर्बाद करो जोड़ी ने पिछले 20 सालों में 60,000 हत्याएं करवाई, 25,000 बलात्कार करवाए, 3 लाख से ज्यादा किडनैपिंग हुई, 1 लाख से ज्यादा चोरी हुई। ये सारे आंकड़े उन्होंने पेश नहीं किया, क्योंकि वो रिपोर्ट कार्ड खुद बता रहे थे, क्योंकि उनके राज्य में, उनके शासनकाल में कितने दंगे होते थे, देश ने ये देखा है। इसके अलावा जितना पैसा उन्होंने आज अपने ऊपर खर्च किया, अपने होर्डिंग्स के ऊपर खर्च किया, फोटो चमकाने में खर्च किया, मुझे लगता है अगर वो बिहार पर खर्च करते तो बिहार बहुत तरक्की करता, क्योंकि सरकारी आंकड़ा कहता है 77% लोग आज भी कृषि पर निर्भर हैं। उनका क्या होगा? अगर मैं कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं, मेरे पास 3 डेटा है और काफी इंपॉर्टेंट डेटा है। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट हुआ, उस समिट में गुजरात के साथ MOU साइन किए गए, जानते हैं कितने? 47 लाख करोड़। कितना शून्य है उसमें, लेकिन बिहार को मिला क्या? शून्य। ये तो बिहार के लिए उन्होंने किया है। हमारे नेता ने पहले ही कह दिया था कि अब जब चुनाव का मौसम आया है तो कूद कूद के लोग बिहार आएंगे, लेकिन मुझे तो लगता है कि टूरिस्ट भी बिहार आते हैं तो बिहार को फायदा होता है, लेकिन नरेंद्र मोदी बिहार आते तो बिहार को मिलता है 0, क्योंकि हमारे लिए कुछ नहीं मिलता है, सिर्फ मिलता है जुमला। आरा गए, आरा जाकर के बोले हम आएंगे चीनी मिल से, उसी चीनी मिल से हम चाय पियेंगे। कितना टन चीनी निकला है उस चीनी मिल से, बिहार की आवाम आज भी पूछ रही है। अस्पतालों की बात करूं, कितने सेंट्रल हॉस्पिटल्स हैं गुजरात में, बिहार में कितने? जनता बार बार पूछ रही है कितना आपने जॉब प्रिक्योर करवाया, कितना इंडस्ट्रीज सेट किया, कितना एमएनसीज के नाम पे हमारे पास क्या है? 0। ये है भाजपा सरकार, ये है एनडीए सरकार, बिहार के लिए 0। They have done 0% बहुत work। सारे, प्रियंका ने बहुत सारे तथ्य यहाँ पे रखे हैं। प्रियंका एक मिनट, जो बाकी चीजें आपने कही उस पर रिएक्शन लेता हूँ, फिर आपके पास आऊंगा मैं। धनंजय गिरी साहब, बहुत सारे तथ्यों के आधार पर प्रियंका ने अपनी बातों को रखी है, क्या जवाब देंगे? फिर हमारे 2 प्रवक्ता और जुड़े हुए हैं, अजय उपाध्याय जी हैं, वाजपेयी जी, उनके पास भी जाऊंगा मैं। संक्षिप्त अपनी बात रखिए। बस कमाल की बात यह है कि 13 मुख्यमंत्री बना करके जब कांग्रेस ने बिहार में अपनी 13वीं की, 13,000 करोड़ का, मात्र 13,000 करोड़ का बजट दिया। 15 साल मुख्यमंत्री रहकर लालू जी ने जब बिहार को छोड़ा और जब पूरा निचोड़ा, जितना उन्होंने चारा घोटाला में जितना घपला किया, उतना अगर लग जाता तो बिहार का बहुत विकास हो जाता बहन। लेकिन बिहार का बजट कितना रहा? 23,000 करोड़, 23,000 करोड़। और शून्य नहीं, सैकड़ों हजारों करोड़ कमाया लालू जी ने। और जब नौकरी की बात आई तो उनके लाल ने बवाल मचाया, लोगों की जमीन लिखवाई, प्रॉपर्टी लिखवाया, गहना गुड़िया, घर द्वार सब लिखवाया, नाम सामाजिक न्याय का और काम पारिवारिक आय का। और इसलिए इस बिहार में कहावत है कि पूत सपूत का धन संचय, पूत का पूत का धन संचय। वो धन कितना दर्द दे रहा है, अभी तो ऐश्वर्या के शराब से पूरा परिवार शराब पे तो खत्म होने जा रहा है। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूँ, एक नौकरियां, तो मैं भी पूछ दूंगी कि इतने 57 प्रश्न पे नहीं जाना, प्रश्न पे नहीं जाना है। महिला कौन है? नहीं, मैं तो गुजरात में आज भी सिंदूर का इंतजार कर रही है। पर्सनल जाएंगे तो मैं भी उसी स्तर पर जाऊंगी गिरी जी। और आपके लिए तो जिन बाबा के चरणों में पड़े रहते हैं नरेंद्र मोदी जी, क्या कुछ नहीं कहा? क्या कुछ नहीं कहा? आप क्या कहा था? आपको याद दिलाऊं क्या? एक मिनट देखिए, जब आज बिहार का बजट 3,17,000 और 3,17,000 करोड़ का बजट बिहार का पहुंच गया, तो 23,000 करोड़ पर छोड़ने वाले लोग आज अच्छा, सवाल आय बताएंगे प्रति व्यक्ति आय बिहार की कितनी है? प्रति व्यक्ति आय कितनी है बिहार की? हिम्मत है बताइए, बताइए कितनी थी जब आपने छोड़ा? पता भी है आपको? प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? गोल गोल रेटोरिक पर घुमाएंगे, डाटा शून्य। प्रति व्यक्ति आय कितनी थी जब आपने छोड़ा? कितनी है बताइए, पहले गूगल कर लीजिए। बिहार को जब आपने छोड़ा था, करिए ना आप, कितनी है प्रति व्यक्ति आय? गूगल करिए ना, पूछ लीजिए किसी से। जीएसडीपी 7.5 लाख करोड़ का है। पूछिए ना, मैं बताती हूँ, एवरेज से बिहार मैं आगे बताती बढ़ हूँ, रहा उसका भी डेटा आपके पास नहीं है।
उसका भी डेटा आपके पास नहीं है। सुनिए, 3,36,875 एक गुजराती का प्रति व्यक्ति आय है महीने का 32,000, और वहीं बिहारी का आय प्रति व्यक्ति 66,828 रुपए महीने का पड़ेगा 5,500। डिफरेंस नजर आ रहा है। गुजरात को क्या मिला, बिहारी को क्या मिला? मोदी जी 7,000 पे छोड़ा था और 77,000 पर ले आए हैं। कहां से कहां लाए हैं? 7,000 पर छोड़ा था बहना 7,000 पे। अरे लालू जी के लालू जी के आंगन में देखिए 7,000 पे छोड़ा था। कितना पे छोड़ा था बहन? 7,000 पे। कितना पे छोड़ा था? 7,000। थोड़ा सा अजय उपाध्याय जी को बीच में लाइए। अजय उपाध्याय जी आप ही मध्यस्थता करिए, क्योंकि जब भाजपा से हिसाब किताब मांगा जाएगा तो भाजपा तो ये भी गिनाएगी कि पिछले सरकार में क्या हुआ था, उसको देखिए फिर हमसे सवाल जवाब करिए। लक्ष्मण जी, पहले तो सभी पैनलिस्ट को और आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। कांग्रेस पार्टी स्पष्ट तौर पे मानती है कि बिहार का विकास देश के विकास के लिए अनिवार्य है, और देश की यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी, यदि बिहार का शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, इन सारे मुद्दों पर यदि मानकों पर बिहार आगे बढ़े। संयोग की बात है, या इसे संयोग कहिए या प्रयोग, आप सब समझते हैं कि नीतीश जी और बीजेपी की सरकार लंबे अवधि तक वहां रही। मोदी जी लगातार बिहार के दौरे पे भी हैं। कभी 1.25 लाख करोड़ रुपए की घोषणा करते हैं, कभी 60,000 करोड़ की करते हैं, कभी 45,000 करोड़ की करती है। घोषणाएं बहुत लंबी चौड़ी करते रहे। अभी जो आज गए हैं, मुद्दा चूंकि इसी पर आपने डिबेट रखा है, मोदी जी आज क्यों पटना में घूम रहे हैं? उनको तो पेरिस में घूमना चाहिए था। और हमारे प्रधानमंत्री यदि विश्व में हमारा बाकी नेता जाकर के पाकिस्तान को एक्सपोज कर रहा है, तो प्रधानमंत्री जी को उसमें लीडिंग रोल में होना चाहिए था, क्योंकि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा विदेशी यात्रा पे रहे हैं। भारत का सबसे ज्यादा खर्चा विदेशी यात्रा पर प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए हुआ है। और जब आज जरूरत है विश्व में भारत को, तो वो पटना में है, कल भोपाल में हो जाएंगे, परसों लखनऊ में हो जाएंगे। ये सियासत, आज देश में पाकिस्तान को विश्व में एक्सपोज करने के लिए देश के सभी दल एक साथ वैश्विक मंच पर घूम रहे हैं। और मोदी जी कहां घूम रहे हैं? पटना की गलियों में क्यों घूम रहे हैं? उनको सियासत करनी है सेना के शौर्य पर। सेना के शौर्य को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। 2-3 सीधा सा प्रश्न है। पहला प्रश्न है, लगातार 8वीं बार इनके मित्र माय डियर फ्रेंड ने कहा कि सीज फायर उसने कराया। उसका कमर्स सेक्रेटरी भी कल ही आपने देखा होगा कैसे उस दावा ठोक रहा है कि भारत और पाकिस्तान को व्यापार के मामले में हमने दबाव डाला और उसे सीज फायर पे आना पड़ा। जब हमारी सेना शौर्य के पराक्रम को लेकर के पूरे पाकिस्तान को नेस्तनाबूद करने की स्थिति में थी, देश के हर नागरिक, मैं तो कहता हूं भाजपा के लोग भी तैयार थे कि पाकिस्तान को इस बार कड़ा सबक सिखाया जाएगा। ऐन मौके पर ऐसी क्या परिस्थिति हुई, प्रधानमंत्री जी चुप हो गए, सीज फायर हो गया। सभी आज भी सोच रहे हैं कि ऐसी क्या हुई। दूसरी बात, जो सुरक्षा चूक हुई है उसके लिए सर्वदलीय बैठक में हालांकि प्रधानमंत्री जी नहीं आए, पर उन्होंने स्वीकारा सुरक्षा चूक हुई। मैं मानता हूं कि गृह मंत्री के मंत्रालय की यह बात थी, एजेंसियों की बात थी। गृह मंत्री का तो इस्तीफा मोदी जी नहीं करा सकते, क्योंकि कराने से पहले उनका पद शायद चला जाए, बहुत सारे वो राज जानते होंगे। पर एक चपरासी का ही इस्तीफा कराएं, इस पर भी वो क्यों अभी तक तैयार नहीं है? यदि ये ऑपरेशन सिंदूर के वाहवाही के लिए सभी जगह घूम रहे हैं, तो देश की जनता ही ये प्रश्न कर रही है। तीसरी बात, जो सबसे ज्यादा वाजिब प्रश्न है, और उस पर मुझे लगता है पूरे भारत के लोग एक साथ खड़े हैं। जिस तरह इनके 3 मंत्री, एक उप मुख्यमंत्री और सांसद और अभी एक विधायक ने, जिस तरह हमारे सेना के शौर्य पर, बहादुर बहनों पर, जिस तरह लगातार उस सिंदूर पर जिनकी सिंदूर गई, उन पर जो है कहीं ना कहीं इल्जाम लगा रहे हैं, प्रश्न लगा रहे हैं, उनको उल्टा सीधा बोल रहे हैं, सेना को कह रहे हैं कि मोदी जी का चरण चूमता है, उस पर अभी तक क्यों नहीं कार्रवाई हुई? ये अपने आप में सेना का भी अपमान है, ऑपरेशन सिंदूर का भी अपमान है, और उपाध्याय जी ने पूछा धनंजय गिरी साहब जिनके सीधे कि जिस ऑपरेशन सिंदूर की बात आप चाहते हैं, दाएं बाएं नहीं। हाँ बिल्कुल, दाएं बाएं नहीं, इसका पॉइंटेड आंसर दीजिएगा धनंजय जी। लेकिन 2 वक्ता हमारे साथ जुड़े हुए, उन दोनों को पहले शो में जोड़ लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। एक हमारे साथ हैं रामविलास पासवान, पार्टी का एलजेपी के प्रवक्ता AK वाजपेयी जी। वाजपेयी जी, आपका स्वागत हमारे शो में। आपने सुना अलग अलग वक्ताओं का, जाहिर तौर पर कि किसी भी तरीके से वो इस बात का फायदा नहीं लेने देना चाहते हैं भाजपा को कि ऑपरेशन सिंदूर काफ़ी ज़्यादा सफल रहा, चाहे ऑपरेशन का मामला, सिंदूर का मामला हो, या फिर पिछले इतने सालों के भाजपा JDU गठबंधन के सरकार की सफलता का मामला हो। किसी का श्रेय देने की तैयारी में है नहीं।
चूंकि चुनाव होने वाला है कुछ एक महीने में, तो जाहिर तौर पे हर कोई आप लोगों को घेरने की कोशिश करेगा। देखिए, सवाल फायदे नुकसान का है ही नहीं। ऑपरेशन सिंदूर देश के लिए था और ये जो आक्रामक रवैया प्रधानमंत्री जी ने अपनाया, ये उसका नतीजा है कि सेना के शौर्य से हमारी एक तरीके से जीत हुई है। समस्या आतंकवाद की है। समस्या ये है कि आतंकवाद की आकाओं को सबक सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। आपने देखा होगा, डिक्लेरेशन कर दी कैटेगोरिकली, स्पेसिफिकली कि अगर कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज हो गई इंडिया टेरिटरी में तो इट विल बी ट्रीटेड एज ए एक्ट ऑफ वार। ये पहले कभी हुआ? 26/11 का आपको याद होगा, सर्जिकल स्ट्राइक हुई क्या? 2016 से सर्जिकल स्ट्राइक का सिलसिला शुरू किया, किसके नेतृत्व में? प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में। अब आप कहेंगे जी क्रेडिट लेने का सिलसिला है, तो इसके लिए तो एग्जाम्पल सेट है। 1971 का क्रेडिट किसको गया था? देखिए, जो वर्तमान सरकार होगी उसको क्रेडिट अपने आप जाएगा, क्योंकि राजनीतिक इच्छा शक्ति जो होगी वो सरकार की होगी। ब्रीफिंग करेंगे आर्मी के जनरल्स, फाइनल डिसीजन वुड बी टेकन बाय दी गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट ने करके दिखा दिया है। अब तीसरा आइए, बिहार पे चुनाव है। बिहार पे चुनाव है तो बिहार की जनता जो है ना, चाहे 20 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी नहीं भूल पाई है जंगल राज। जंगल राज का तगमा लगा हुआ है आरजेडी के ऊपर। नरसंहारों का दौर था वो, अपहरण उद्योग हुआ करते थे, चरवा विद्यालय खोलने का विजन था इनका, चारा घोटाला के अक्यूज हैं और सजा याफ्ता है, जमानत पे बाहर है, जमीन के बदले नौकरी में पूरा परिवार लिप्त है। और कितने गिनाऊं, कितने सेनाएं हुआ करती थी उस वक्त? कोई रणवीर सेना, कोई राजपूत सेना, कोई भूमियार सेना, पता नहीं कितनी, और कितने दंगे फसाद हुआ करते थे। एक से एक बड़ा दंगा जो हुआ है, और दलितों पे जो अत्याचार हुआ करते थे वो उसी शासनकाल में हुआ करते थे। और हमारे शासनकाल में क्या है? डबल इंजन की सरकार है। आपको विकास के काम अगर देखने हैं, 1.25 लाख करोड़ का जो पैकेज दिया था उसी से 45 नेशनल हाईवे बने हैं अभी बिहार में, और काम लगातार जारी है। किस किस को मैं गिनवाऊं, कितने को मैं गिनाऊं? जनता वहां की जानती है कि नीतीश बाबू के उसमें नेतृत्व में बिहार में कितना डेवलपमेंट हुआ। अभी प्रति व्यक्ति आय की बात कर रहे थे, कितनी थी आपने लालू जी के टाइम में, और अब कितनी है? 68,753 रुपए। कितना बजट था और अब कितना बजट है? 3 लाख करोड़ क्रॉस कर गया है। तो मतलब इन चीजों को जनता ने देखा है। कोई महिला हो, सब रात को शाम को जब मर्जी जहां मर्जी जाए, हर सड़क गांव से जोड़ती है, बिजली गांव गांव में अवेलेबल है, पानी गांव गांव में। हंसना नहीं है, हंसने से नहीं होगा, आपके हंसने या रोने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन बिहार की जनता को एक एक चीज वो महसूस करती है, एक एक चीज महसूस करती है। और आने वाले चुनाव में आपने खुद को सुना, एनडीए इंटैक्ट है, एनडीए का प्रण है कि 225 सीटों पे विजय प्राप्त करनी है, और उसके लिए काम जारी है। और आप कौन होते हैं आपने? लेकिन आखिर में जो वाजपेयी जी बात कही ना, वो बड़ी महत्वपूर्ण है कि क्या ये सारी बात इनकी बेहद हल्की बातें हैं। मैं आऊंगा आपके पास आऊँ, एक मिनट आपके पास आऊंगा। मैं जरा अमिताभ तिवारी जी से एक ओपनिंग कमेंट ले लेता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। राजनीतिक विश्लेषक अमिताभ तिवारी जी, कि आमतौर पर ऐसा देखने को मिला है कि जब भी ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक हुए हों या फिर ऐसा कोई सैन्य कार्रवाई होती है, तो उसके बाद जो भी सरकार चुनाव में जाती है वो बड़ा ही बम्पर जीत के साथ आती है। तो क्या ये माना जाए कि ऑपरेशन सिंदूर का असर बिहार चुनाव में दिखेगा? जी जरूर इसका असर दिखने वाला है, लेकिन क्या ये डिटरमाइनिंग फैक्टर होगा, ये अभी कहना थोड़ा जल्दी होगा। इसका कारण ये है कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुए थे तो चुनाव 2 महीने या 1.5 महीने बाद ही होने वाले थे। अभी जो ये चुनाव होने वाले हैं ये कम से कम अभी इसमें 4-5 महीने की अभी देरी है। तो क्या उस वक्त तक इस एक मुद्दे को, जो मोमेंटम अभी बीजेपी के पास है इस मुद्दे को लेकर के, उसको बनाए रख पाएगी पार्टी, या लोकल मुद्दे जो हैं जो विपक्ष उठाएगा, धीरे धीरे चुनाव जो है हो सकता है लोकलाइज होता जाए। पिछली बार भी हमने देखा कि चुनाव एकदम कांटे की टक्कर थी, 37% वोट शेयर लगभग दोनों पार्टीज को था, और एनडीए और महागठबंधन में लगभग 13,000 वोटों का ही फासला था। जरूर उस वक्त
एलजेपी जो है वो अलग से लड़ रही थी और उसको लगभग 5-6% वोट शेयर था। तो अगर वो ऐड कर देते हैं तो आप लगभग 5% की लीड जो है वो एनडीए के पास थी या है पिछले चुनाव के बेसिस पर। अब ये चुनाव यहां से मूव करेगा क्योंकि अजीज प्रेम जी का एक स्टडी है जिसमें कहा जाता है या कहता है वो स्टडी की 55% लोग बिहार में जाति आधारित वोटिंग करते हैं या अपनी जाति के लीडर को प्रेफर करते हैं। कास्ट सेंसस एक मुद्दा है। कास्ट सेंसस अब भाजपा ने भी कहा है कि वो कराएगी। रिजर्वेशन बढ़ाने की जो बात नीतीश कुमार की सरकार ने करी थी जब, तो उसको हाई कोर्ट ने कहीं ना कहीं उसमें रोक लगा दी है। तो ये भी एक मुद्दा रहेगा क्योंकि विपक्ष रिजर्वेशन सीलिंग को बढ़ाने की बात करने वाला है। अब अल्टीमेटली बात यहाँ पर घूम फिर के ये आएगी कि 20 साल ऑफ एनडीए बनाम 15 साल ऑफ महागठबंधन, ये एक आप कह सकते हैं कि ये एक पिच हो सकता है। तभी हम देख रहे हैं कि आरजेडी ने भी कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट कार्ड जो है वो एक रिलीज करी है जस्ट प्रधानमंत्री की रैलीज के पहले। अब नेशनलिज्म एक मुद्दा है जिसको भाजपा इस चुनाव में जरूर केंद्र पे रखने की कोशिश करेगी, क्योंकि जैसा आपने कहा नेशनलिज्म मुद्दे पर जो भी इनकम्बेंट गवर्नमेंट होता है और क्योंकि प्रधानमंत्री ने एक पॉलिटिकल विल दिखाया है और ऑपरेशन सिंदूर काफी सक्सेसफुल रहा है जिसकी विश्व में भी चर्चा है, तो इसको जरूर लुभाने की कोशिश पार्टी करेगी। इसी से जुड़ा हुआ है महिला वोट, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं देखा है कि नीतीश कुमार जी की जो पॉलिसीज और प्रोग्राम्स रही हैं पिछले चुनाव में, अगर आप देखें 2005 से 20 के बीच में, तो महिला वोट एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है। अब वो स्कीम्स की वजह से साइकिल डिस्ट्रीब्यूशन, जेंडर एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, प्रोहिबिशन है, एक जंगल राज का आरोप हमेशा से रहा है, तो ये वोट ज़्यादा एनडीए के पाले में पड़ता हुआ हमको दिखा है। हालांकि पिछले चुनावों में ये 38% एनडीए और 37% महागठबंधन के पास था एलजेपी को हटा करके। तो नेशनलिज्म और महिला वोट आज जो प्रधानमंत्री की रैली है और जो अभी की स्ट्रेटेजी दिख रही है, ये दो मुद्दों के ऊपर भाजपा या एनडीए का फोकस दिख रहा है। क्योंकि एक अभी हाल फिलहाल में थिंक इनसाइट का जो सर्वे आया था उसमें पुरुषों में महागठबंधन को बढ़त दिख रही थी, मामूली लेकिन है उस सर्वे के अनुसार। लेकिन आपने जो 2-3 बातें कही एनडीए में, अमिताभ जी, आपने 2-3 बातें कही कि हाँ कि राष्ट्र नेशनलिज्म का मुद्दा रहता है ऐसी घटना के बाद चुनाव में हावी रहता है, लेकिन चुनाव में अभी 4-5 महीने का समय है। तो एक जो बात आपने कही वो थे रिजर्वेशन को लेकर के, और चूंकि सर्वे का जो हवाला दिया कि 55% लोग जाति आधारित वोट करते हैं, तो मैं प्रियंका भारती आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मुद्दा आमतौर पर आप लोग उठाया करते थे। लक्ष्मण जी, मैं चाहता हूँ, आपने 2 बार प्रियंका भारती से बातचीत कर ली है, मैं एक इम्पोर्टेंट इनपुट दे रहा हूँ। ये जानना जरूरी है कि हम बार-बार 2020 के विश्लेषण से आगे बढ़ना चाहिए। 2 नतीजे आपके सामने, 2024 के लोकसभा के नतीजे और उसके बाद बिहार विधानसभा के 4 सीटों के उपचुनाव के। देखिए, इन नतीजों से बिल्कुल स्पष्ट संकेत मिल चुका है कि विधानसभा चुनाव के परिणाम किस दिशा में गए। अगर हम लोगों ने 225 सीटों का लक्ष्य रखा है तो ये पूरी तरह से एक सुविचारित जो एक लक्ष्य है, जिसके लिए सांगठनिक तौर पर हमारी तैयारियां क्या, जनता के बीच हमारे नेता और हमारे अलायंस को लेकर के धारणाएं क्या है, उनका विश्लेषण किए जाने के बाद ही ये लक्ष्य। तो इसीलिए ये मुकाबला करीब का भी नहीं। पिछली बार हमारे और वाजपेयी जी की पार्टी के बीच कुछ सवालों पर असहमति, उसका एक बड़ा लाभ हो गया था, लेकिन उससे बंद मुट्ठी भी खुल गई तेजस्वी यादव की, और जो सवाल थे उन सवालों का जवाब जिस तरह से, राजीव रंजन जी के सुन लेते हैं। अब देखिए, जो सबसे अहम सवाल है, ये बार बार कहना कि गुजरात, देखिए बिहार सही दिशा में बढ़ रहा है तो निसंदेह विकसित राज्य बनेगा, लेकिन भगवान कृष्ण को भी अपनी सेना की राजस्व जुटाने थे तो उन्हें द्वारिका जाना पड़ा। ये तो पुरातन काल से गुजरात एक समृद्ध राज्य है,
लेकिन जहां आपने पहुंचा दिया था बिहार को, रसातल से बिहार को हम लोगों ने संभावनाओं का प्रदेश बनाया और यहां से उम्मीदें बलवती हैं कि हम विकसित राज्य की पांत में खड़े होंगे और नीतीश कुमार जी की अगुवाई में ही 2025 से 30 ये जो विराट लक्ष्य है, ये लक्ष्य हकीकत में बदलेगा। मैं इतनी बात जो कहूंगा, आप कानून जो जिन मुद्दों को आप कहते हैं कि इन पर सवाल, इन सवालों पर हम चुनाव लड़ेंगे, वही सवाल हमारी ताकत है। नौकरियां, रोजगार, पलायन तो अब रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है। प्रियंका जी को जानकारियां लेनी चाहिए। 23 लाख लोग लौट कर बिहार आ गए और आपके पास आंकड़े कौन से पलायन के? 2011 के बाद तो कोई सेंसस हुआ नहीं है। कहां के आंकड़े लाते हैं कि बिहार से पलायन बढ़ रहा है? पलायन के आंकड़े आपको मिलेंगे जिन राज्यों में बिहार के मजदूर जाते थे, वहां के लेबर ब्यूरोज बताएंगे कि वहां मजदूर बिहार के अब नहीं जा पा रहे हैं। लोग स्किल मैपिंग और तमाम तरह के जो रोजगार के अवसर मिले, कई ऐसे पार्क बनाए गए जहां लोगों के लिए इंडस्ट्रियल जो खास तरह के उत्पादन के लिए जो पार्क बनाए गए, वहां लोग लौट करके आ रहे हैं, अपने हुनर के हिसाब से काम कर रहे हैं। तो ये बदलाव अगर आरजेडी को नहीं दिख रहा है तो हमारी चिंता का कारण नहीं है। जनता बदलाव अगर देख रही है तो वोट तो जनता करेगी ना। प्रियंका जी, आपकी पार्टी के लिए मुश्किल वक्त है, ये एक खतरनाक अलर्ट है आपके लिए। 2010 से बुरी स्थिति में आपकी पार्टी आने जा रही है। आपकी ये बात जो है, इसको तो थोड़ा सा ये गौर करने वाली बात है कि गुजरात से या किसी ऐसे विकसित राज्य से तुलना करना अभी थोड़ी जल्दबाजी हुई। कई राज्यों को विरासत में समृद्धि मिली हुई है, कई लोग पहले से उनका बेस काफ़ी ऊपर रहा है। लेकिन ठीक है, पॉलिटिकल आरोप प्रत्यारोप पर ऐसी चीज़ें चलती। प्रियंका, संक्षिप्त में 1 मिनट के अंदर अपनी बात रखिए, फिर मैं जाऊँगा दूसरे वक्ताओं के पास। मैंने जो आपको आंकड़े बताए ना लक्ष्मण जी, वो आंकड़े 50 साल 100 साल पुराने आंकड़े नहीं थे। 2024-25 का एमओयू जो साइन हुआ है, मैं उसकी बात कर रही थी, जिसमें 47 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट गुजरात में होने जा रहा है। पिछली बातें नहीं। दूसरी, हमारे जेडीयू के प्रवक्ता महोदय जी ने कहा पलायन के लिए कोई आंकड़ा नहीं चाहिए। बिल्कुल सही कहे, आंकड़ा तो चाहिए ही नहीं था ना, क्योंकि जिस समय कोरोना का काल आया था, जो हुजूम जा रही थी लाखों लोगों की बिहार में, पेट में गमछा बांध के, क्योंकि ताकि उनको भूख का एहसास ना हो, रातों रात जो लॉकडाउन। दुनिया में लोगों का पलायन हो रहा था। पहले सुन लीजिए आप राजीव जी, मैंने आपको शांति से सुना। आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखती हूँ कि आप सुनेंगे, आप सुनेंगे। नहीं, इस तरीके से नहीं बातचीत होती है राजीव जी, इस तरीके से बातचीत नहीं होती है। आपने बोला, मैंने सुना, तो आप मुझे भी आपकी कोई प्रतिक्रियाएं होंगी, आप बात बोलिए, आप उसकी बात बोलिए। नहीं, देखिए घबराहट है, ये घबराहट है और कुछ नहीं। जो आप क्या कर रहे हैं, ये घबराहट है। आप सुनिए, कितने लोग कोरोना में पैदल चल करके आए, वो कौन लोग थे? वो कौन लोग थे? वो आसमान से टपके हुए लोग थे, जितनी लाशें बह रही थी हमारे लोगों की। कौन लोग थे? वो बिहारी थे। कितने लोग रेलवे पे कट करके मरे, वो कौन थे? वो बिहारी थे। आपको आखिर बिहारियों को क्यों नहीं पड़ी है? कुर्सी की इतनी चिंता, इतनी लालसा, कुर्सी की इतनी चिंता, रोजगार के लिए नहीं, कुर्सी की इतनी लालसा कैसे हावी हो सकती है? मरता बिहारी नहीं नजर आता, पलायन करता अजय उपाध्याय जी, ये आरोप, ये जो विकास का दावा है ना, उस पे हर कोई बढ़ चढ़ कर बताएगा, हर कोई बढ़ चढ़ कर उसकी आलोचना, उसकी कमियां गिनाएगा। लेकिन बिहार की जब बात आती है तो विकास से अलग हट के भी लोग बातचीत करते हैं। जो अब से कुछ ही देर पहले अमिताभ तिवारी जी कह रहे थे, जातिवाद की बात कर रहे थे, आरक्षण की बात कर रहे थे। तो अजय उपाध्याय जी, एक बहुत ही सीधा सवाल आपके लिए है कि जो मुद्दा आपकी पार्टी ने उठाया, जो मुद्दा आरजेडी ने भी उठाया, वो एक तौर से था जातिगत जनगणना का। अब भाजपा ने या फिर कहें केंद्र की सरकार ने उसका ऐलान कर दिया कि हम जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो एक ऐसा मुद्दा जो कि बिहार के चुनाव में बहुत ही केंद्रीय मुद्दा बन सकता था, अब आप लोगों के हाथ से छिन गया। लक्ष्मण जी, हम लोग के हाथ से मुद्दा छीना नहीं है, ये वाकई हमारी जीत मानी जाएगी कि इस सरकार को मजबूर होना पड़ा। मोदी जी और मोदी जी के जितने मंत्री और जितने इनके आइडियोलॉग थे, लगातार जातीय जनगणना के बारे में क्या क्या नहीं कहा। पिछले कई सालों का आप रिपोर्ट देख लीजिए, खुद मोदी जी ने ही कहा था कि इस देश में जाति नहीं है तो 4 जातियां हैं पिछले चुनाव में। अब उनको यदि मानना पड़ रहा है तो आप मान के चलिए कि इसकी चीजें कितनी अंदर तक पहुंच चुकी हैं। हमने ये जीत, पहली जीत दर्ज की है। पार्लियामेंट में हमने कहा है कि इसको बहस करिए। इसके बाद में जब जनगणना होती है, जनगणना में भी कुछ अलग अलग पैरामीटर्स हैं, जैसे तेलंगाना मॉडल है, उसको आप लागू कीजिए बिहार में भी।
और जनगणना के बाद 50% की सीलिंग हटाइए, जो 9वीं अनुसूची में डाला जा सकता है, अन्य राज्यों ने डाला है और कई राज्यों में ये लागू है। बिहार के लोगों को भी जितनी जिसकी भागीदारी उसके हिसाब से उसको जो जनसंख्या उसके हिसाब से उसको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। और ये मुद्दा बिहार के जनमानस के आम लोगों के बीच है, इसीलिए मोदी जी घबरा करके ये किया है। उन्होंने उसी तरह करते हैं, आप देखिएगा 3 काले कानून लाया, पहले उसकी बड़ी प्रशंसा की और बाद में उनको लगा कि गड़बड़ हो गई, विड्रॉ करना पड़ा चुनाव में। आपने भले ही दबाव कह लिया, जो कह ले, जातिगत जनगणना को आपने स्वीकार कर लिया, जातिगत जनगणना कराने का फैसला आपने ले लिया, इसके बावजूद विपक्ष यहां तक नहीं रुक रहा है, उसको आगे चल के कह रहा है कि आप कैप हटाइए, निजी क्षेत्रों में दीजिए, तेलंगाना का उदाहरण दिया जा रहा है। तो आप कहां तक आगे बढ़ेंगे इस मांग पर, क्योंकि बड़ा मुद्दा रहेगा चुनाव। लक्ष्मण जी जिस जातिगत जनगणना को पंडित नेहरू ने रोका था, वो आज पिछड़े का बेटा प्रधानमंत्री है, तो परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जातिगत जनगणना हो रही है। जिस पिछड़ों को दमन करने के लिए कका कालेलकर की रिपोर्ट को इंदिरा गांधी जी ने ठंडे बस्ते में डाला था, जो कांग्रेस नारा देती थी कि जात पर न पात पर, इंदिरा जी की बात पर मोहर लगेगी हाथ पर। इसके बाद दोनों बात झूठ बोल दी। पहला संशोधन जातीय जनगणना के लिए नहीं, ये गलत झूठ आप राष्ट्रीय चैनल पर बोल रहे हैं। नेहरू जी ने जो पहला संशोधन है, पहले बताइए संविधान में पहला संशोधन क्या था? पहला संशोधन क्या था? काला कालेकर का भी उसी टाइम में 59 में आया था वो रिपोर्ट। आप नेहरू इंदिरा जी से काला कालेकर के रिपोर्ट का कहा यहाँ कोई वास्ता है? दोनों झूठ आपने बोल दी। इसको आपको पढ़ना चाहिए और तब तत्व रखना चाहिए। इंदिरा जी का काला कालेकर से कोई लेना देना नहीं है, नेहरू जी के टाइम में हुआ था वो रिपोर्ट भी आई थी और 5 बनाम 6 से वो निरस्त हुआ था। काला कालेकर ने खुद कहा था कि ये गलत जो रिपोर्ट है, इस रिपोर्ट के आधार पर नहीं कुछ किया जा सकता, हमारी टीम ने ये किया है और ये नेहरू जी के टाइम की बात है। आप इंदिरा जी को वहां कहां कोट कर रहे हैं? आप तो पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं, आपका बड़ा सम्मान मैं करता हूं, इसलिए बात मैं कह रहा हूं। आप बोलिए आपका टाइम। अब हो गया काम आपका, तो पहले सुन लीजिए। जो आज दलितों, वंचितों, पीड़ितों की बात कांग्रेस पार्टी ने शुरू की है, मैं उनका पूरा इतिहास से ही शुरू करता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव हरवाने से लेकर के कका कालेलकर की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डालने से लेकर के फिर एक झूठ आपने बोल दिया, बीपी मंडल फिर आपने झूठ बोल दिया, लगातार झूठ बोल रहे हैं। भीमराव अंबेडकर साहब को हमने चुनाव हरवाया नहीं, हमने चुनाव उनको जीत करके लाए। आपको पता है कि कब कहां से जीते। हालांकि आरक्षण का श्रेय, जातिगत जनगणना का श्रेय कौन जाएगा, कौन लेगा, ये भाजपा कांग्रेस तक ही मामला नहीं है। इसमें आरजेडी की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। कई बार ये भी कहा जाता है, प्रियंका मैं संक्षिप्त में जवाब दीजिएगा चूंकि वाजपेयी जी के पास भी जाना है मुझे, कि जिस मुद्दे को आप लोग बहुत जोर शोर से उठाती थी, ओबीसी, दलित, उन सब पर जिस आक्रामक तरीके से राहुल गांधी बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने देखा आपने कि दरभंगा में दलित छात्रों से मुलाकात की, पटना में ज्योतिबा फुले पर बनी फिल्म देखी, अब कहा जा रहा है कि अगले महीने वो जाने वाले हैं बेलछी गांव जहां पे दलितों का नरसंहार हुआ था। तो जो आपका कोर वोटर था, जो आपका कोर आइडियोलॉजी था, उस पर राहुल गांधी हावी होते दिख रहे हैं। तो कांग्रेस आरजेडी में इसको लेकर असमंजस की या फिर आरजेडी में थोड़ी असहज स्थिति बन रही है? सबसे पहले जब आपने जातिगत जनगणना, आऊंगा आप दोनों के पास आऊंगा। वो मुद्दा नहीं है हमारे लिए, वो हमारे अस्तित्व से जुड़ा सवाल है। वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों के धनंजय जी आ रहा हूँ, धनंजय जी आपके पास आ रहा हूँ, धनंजय आ रहा हूँ। उसके अलावा जब आप नरसंहार की बात करते हैं तो सवाल तो ये भी उठना चाहिए ना, जिन नरसंहारों का बात जदयू के प्रवक्ता जी ने किया, इनको जवाब देना चाहिए कि जब हमने उस नरसंहार को उजागर करने के लिए अमीर दास आयोग का गठन करवाया लालू जी ने, क्यों उसको बंद करवा दिया जदयू के लोगों ने? कौन लोग इन्वॉल्व थे दलितों, पिछड़ों की हत्या में? किन लोगों ने मियापुर, बाथे सब नरसंहार करवाया? मुझे ये बताइए प्रियंका जी, अब बातों को घुमा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दलितों के, ओबीसी के असली मसीहा कौन हुआ? आरजेडी हुआ कि कांग्रेस हुई, कि राहुल गांधी हुए कि लालू यादव हुए? लक्ष्मण जी
पिछड़ों वंचितों के मसीहा कहां से कहां तक मैं लेके इनसे जाऊं? केवल ये ज्योतिबा फूले से लेके पूछ जाऊं, लीजिए कि सावित्रीबाई 90 फूले से से लेके जाऊं, 2005 फातिमा शेख लेकर के जाऊं, पंचायती व्यवस्था राजीव रंजन जी। कांशीराम लेकर के जाऊं, राजीव रंजन जी। संजय बाबू को लेकर के जाऊं, लालू जी को लेकर के जाऊं, मुलायम जी को लेकर के जाऊं, किनको मैं लेकर के जाऊं? तेजस्वी जी को रिसेंट में लेकर के जाती हूँ, जिन्होंने कहा कि अगर देश में जातिगत जनगणना नहीं होगी तो पटना से दिल्ली हम पैदल जाएंगे। आखिर ये बताएं ना भाजपा वाले, क्यों इनोविया राजीव रंजन जी, एक मिनट, प्रियंका जी एक मिनट शांत, कुछ बोलना चाहते हैं, राजीव जी बोलना चाहते हैं, सुनिए, वो भी बहुत जानकार हैं। राजीव जी। 90 से ये तो अब स्पष्ट है कि संविधान ने राज्यों को भी यह अनुमति है कि वो जातीय सर्वे करा सकते हैं। बिहार ने सफलतापूर्वक करके दिखाया, और तेलंगाना मॉडल तो पूरी तरह से एक फरेब है, झूठ है। तेजस्वी जी के नेतृत्व में सबसे पहली बात तो ये, अब 2 मिनट फिर कहिएगा तो फिर अगले सेगमेंट में मैं वही करूंगा। एक बार राजीव जी को बोलने दिया जाए, फिर आपके पास आऊंगा। देखिए, आरक्षण और जातिगत जनगणना को लेकर आरजेडी जैसी पार्टियों को कोई बात इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि आपको अवसर मिला 15 साल एक प्रचंड अपराधी जनादेश, लेकिन पंचायती व्यवस्था तक में भी आप दलितों को और अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं दे रहे, महिलाओं को आरक्षण नहीं दे रहे। नीतीश कुमार जी जब सत्ता में आए तब उन्होंने आरक्षण दिया। नहीं, इस तरीके से आप झूठ नहीं बोल सकते। आपको पता तो होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं बता आपके पास आऊंगा। प्रियंका जी बीच में बोलेंगे तो फिर कैसे आवाज जाएगी? प्रियंका जी एक मिनट शांत हो जाइए, राजीव जी अपनी बात पूरी करिए। पंचायती व्यवस्था में आरक्षण का फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया। स्थानीय निकायों में आरक्षण का फैसला नीतीश कुमार जी ने लिया, और उसके बाद सरकारी नौकरियों से लेकर के तमाम तरह के अति पिछड़े वर्ग का सृजन नीतीश कुमार जी ने किया। महादलित वर्ग की पहचान के लिए और उनके कल्याणकारी योजनाओं को उन तक पहुंचाने के लिए महादलित मिशन बनाया। एक भी कमजोर वर्गों के लिए, उनके एम्पावरमेंट के लिए, उनके रिजर्वेशन के लिए कोई ऐसा कदम जिसको प्रियंका भारती की पार्टी ने किया हो तो उन्हें बताना चाहिए। और दूसरी तरफ ये फैसला जो जातीय सर्वे का है बिहार का, ये जानना इनके लिए बेहद आवश्यक है, इसलिए कि इनकी जानकारी बहुत सीमित है। ये गुजरात जाती है सीधे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि जिस समय फैसला बिहार में जातीय सर्वे का लिया गया उस समय एनडीए की सरकार थी। जिस समय में विधानमंडल में यह प्रस्ताव पारित हुआ एनडीए की सरकार थी। जिस समय प्रधानमंत्री से डेलीगेशन मिला नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी। जिस समय ये सर्वे हो रहा था उस समय तेजस्वी यादव साथ में आए, और सर्वे के नतीजों के आधार पर जब हम लोगों ने आरक्षण का फैसला किया, बढ़े हुए दायरे का फैसला किया, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की पहचान की, उस समय फिर एनडीए की सरकार थी। इनकी सहमति केवल थी। अब ऐसे में सवाल उठता है कि जातिगत जनगणना का श्रेय किसको जाएगा? हालांकि बड़ा दिलचस्प चर्चा जारी रखेंगे हम लोग। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास भी जाऊंगा, धनंजय जी आपके पास भी आ रहा हूं, वाजपेयी जी के पास भी जाऊंगा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है उनके लिए। लेकिन फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं, फिर आप लोगों से बातचीत जारी रखते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से आपका स्वागत। हम लोग चर्चा कर रहे हैं बिहार में प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो हुआ है और इसके साथ ही सियासत काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे गर्म आ गई है। ए.के. वाजपेयी जी जो कि एलजेपी के प्रवक्ता हैं, रामविलास पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो वाजपेयी जी अलग अलग लोग वजह बताएंगे, अलग अलग मुद्दे छाए रहेंगे, लेकिन सबसे ज़्यादा जो निगाहें टिकी रहेंगी मुझे लगता है उनमें से एक है आपकी पार्टी के ऊपर, क्योंकि आपकी पार्टी की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। आप अलग लड़ेंगे तो जेडीयू को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है, ये इतिहास गवाह रहा है। साथ लड़ना चाहेंगे तो सीट बंटवारे को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा खींचतान हो सकती है। क्या रणनीति आप लोगों ने अपनाई है? क्योंकि लक्ष्य तो आप लोगों ने तय कर दिया 225 से 240। लक्ष्मण जी ऐसा है, देखो ये तो सोचना गलत है कि हम लोग एनडीए को छोड़ के जाने वाले हैं। नंबर 1, जब हमने मोदी जी को सर्वमान्य नेता मान लिया तो कहीं किसी चीज की कोई दिक्कत हमको आने वाली है नहीं। सीटों का जहां तक सवाल है, गठबंधन के जो भी अलायंस पार्टनर होते हैं ये उनका धर्म बन जाता है कि वो अपनी पार्टी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटों की वकालत करें, लेकिन अल्टीमेट लक्ष्य हमारा ये है कि एनडीए 225 सीट पे आए।
ये तो बड़ा क्लियर हो गया। तो ये तो संख्या करना भी ठीक नहीं होगा किसी एंगल से। और जहां तक सवाल है हमारी पार्टी का, तो पार्टी का 100% रिजल्ट आता है हमारा। तो चाहे 2014 देख लें, चाहे 19 देख लें, चाहे 24 देख लें, जितनी सीटें हमको मिलती हैं वो सारी हम जीत जाते हैं। तो उसमें भी कहीं कोई सवाल नहीं है। लेकिन मुख्य बात यह है, क्या जंगल राज का तकमा इनसे हट पाया? क्या जो जनता भयभीत रहती थी, क्या वो दिमाग से निकल पाया? तो जवाब ये आएगा कि नहीं उठ पाया, क्योंकि तेजस्वी यादव भी वो नौकरी के बदले जमीन के घोटाले में पूरा परिवार इन्वॉल्व है, और अभी पीछे जमानत कराई है इन लोगों ने। और जहां तक विकास, पहले हवा में गोलियां चल रही थी, ठाए ठाए गोलियां चल रही हर जगह बोरिंग रोड में। सुन लो पहले, सुन लो ना, सुनो पहले। अरे फिर जवाब देना है। प्रियंका जी सुन लीजिए, प्रियंका जी सुन लीजिए। अब सब में आप बोलती रहेंगी तो बाकी वक्ता क्या करेंगे तब? प्रियंका जी को शांत करिए, पहले वाजपेयी जी को बोलने दिया जाए। क्या तरीका हुआ? वाजपेयी जी आप बोलिए, कोई नहीं बोलेंगे। सवाल है, बिहार की जनता ये महसूस नहीं कर रही, देख रही है, और पूरे तरीके से मुतमईन है कि डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। कुछ डाटा, 2-4 बातें जो इम्पोर्टेंट है वो बता दूं। 3 करोड़ 77 लाख लोग जो बिहार के हैं वो गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। इसको झुटला सकते हैं क्या? 1 करोड़ 80 लाख लोगों को, बिहार को भोजन की व्यवस्था हमने मुफ्त की है। क्या इसको झुटला देंगी? 36,60,000 पीएम आवास के घर बने हैं वहां पे। मेरा सिर्फ एक कहना है कि सेंटर की कम से कम 100-150 स्कीम है और राज्य की 250-300 स्कीम है। दोनों को जोड़ेंगे तो 500 स्कीम है। अभी नीतीश बाबू में 2 लाख रुपए पर परिवार को देने की घोषणा किया, उसमें काम चालू हो गया, लोगों को पैसे मिलने शुरू हो गए। तो न विकास पे टिकेंगे, न जातिगत जनगणना पे टिकेंगे, न हमारे गठबंधन के सामने टिक पाएंगे। ये देश के जनता का, बिहार का जो मूड है वो ट्रैकर्स में भी आ रहा है, और जितने हमारे इलेक्शन काउंट करने वाले पंडित हैं वो रोज रोज ये बात बता रहे हैं कि एनडीए भारत की तरफ है, और ये हमारा विश्वास है क्योंकि काम बोलता है। बोल रहे हैं तो 2 लोग इशारा कर रहे हैं कि हम भी बोलना चाहते हैं, अजय उपाध्याय जी, धनंजय गिरि जी। ऐसा करता है अजय उपाध्याय जी, आप बोल लीजिए, फिर दोनों का जवाब इकट्ठे धनंजय गिरि जी से लिया जाएगा। देखिए बड़े भाई हैं, मौसम विज्ञान, एक मिनट, ऐसा करें, नाराज हो रहा है धनंजय गिरि साहब, नाराज होने को पहले बोलने दिया। चले आप धनंजय जी, गिरि जी बोलिए। ये क्या है? अच्छा, हाँ, नहीं, मैं पहले बोल लेंगे, फिर बीच में कूद पड़ेंगे। छोटा सा नहीं लक्ष्मण जी, दिस इज टू मच, दिस इज टू मच, झूठ नहीं बोलिए, दिस इज टू मच। आप झूठ मत बोलिएगा, आप झूठ मत बोलिएगा, मैं बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, बस झूठ मत बोलिएगा बस। ठीक है, धनंजय गिरि साहब बोलिए, कोई बीच में नहीं बोलेंगे। कोई बीच में बोलेंगे तो उनका ऑडियो डाउन रखिए। धनंजय गिरि साहब को बगैर रुके टोके 1.5 मिनट तक बोलने दिया जाए। धनंजय गिरि साहब, शुरू होता आपका 1.5 मिनट। अब एक काम धनंजय जी भी करेंगे आगे, एक काम धनंजय जी भी करेंगे। नहीं करने दूंगा, नहीं करने दूंगा। आप निश्चिंत रहिए, धनंजय गिरि साहब को बोलने दीजिए। धनंजय गिरि साहब। लक्ष्मण जी, धनंजय जी बोलिए आप। लक्ष्मण जी, कांग्रेस, इनका पहला भी आपने जवाब मुझसे नहीं लिया, जो ये विदेश यात्रा और सिंदूर पे कर रहे थे, मैं उसकी भी बात कर रहा था आपसे। लेकिन अभी बात जिस बात की हो रही है, आज पिछड़े का बेटा देश का प्रधानमंत्री है, संवैधानिक दर्जा दिया गया पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़ों को आज प्रोत्साहन दिया जा रहा है। क्या इस बात से इनकार करें कि राजीव गांधी ने मंडल आयोग के खिलाफ 1 घंटा 45 मिनट वो अपने जीवन के सबसे लंबा स्पीच जो दिया वो मंडल आयोग के खिलाफ में दिया? क्या उन्होंने पत्रकार को स्टेटमेंट नहीं दिया था कि इससे गधे जो है घोड़े के रेस में आ जाएंगे? और उन्होंने आलोक जी को दिया था, अपना पंडित नेहरू आरक्षण के खिलाफ थे। इंदिरा गांधी ने बीपी मंडल की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाला। और दूसरी बात, तो आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बात कर रहे हैं। सबसे पहला चुनावी घोटाला वहां हुआ था, 72,000 वोट इनवैलिड हुए थे, और काजोलकर 7,000 बाद 200 वोट से जीते थे, और उसके बाद उनको पद्मश्री दिया था कांग्रेस ने। और उसके बाद इस तरह की बात करते हैं। तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा में लाने के लिए तत्कालीन संविधान सभा के अध्यक्ष, उस समय के प्रथम राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था वहां के महाराष्ट्र के प्रधानमंत्री को, उन्होंने रिक्वेस्ट किया। ये सारी चीजें ऑन रिकॉर्ड है संविधान सभा के बहस में। कांग्रेस ने पिछड़ों का, दलितों का, शोषितों का हमेशा से शोषण किया है। यही बात है कि कांग्रेस के कुत्सित कर्म है कि आज कांग्रेस को बिल्कुल जनता ने विदा कर दिया है। और कपड़ों से ज्यादा मुख्यमंत्री बदला आपने, 13 साल में 13 मुख्यमंत्री बिहार में बदला है। बिहार में आपने 13 भी करा लिया। समय अब समाप्त हो गया है। लक्ष्मण जी, दूसरी बात, उन्होंने जो प्रधानमंत्री की यात्राओं और सिंदूर पे किया था, चलेगा तो कैसे चलेगा भाई? कांग्रेस ऐसा लक्ष्मण जी, सवाल अधूरा रह गया था। आप कहे तो मैं इसकी जवाब नहीं देता हूँ। नहीं, अब 15 सेकंड और लीजिए, जवाब दे दीजिए। अब चर्चा कर लेने दीजिए, 15 सेकंड और जवाब दे ही दीजिए।
आप देखिए कांग्रेस के फ्यूज सवाल देखिए। एक तरफ वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री सबसे ज्यादा यात्राएं करते हैं, तो दूसरी तरफ कहते हैं कि प्रधानमंत्री यात्रा पर क्यों नहीं जा रहे हैं। मैं अक्रॉस द पार्टी लाइन उन सभी लोगों को सैल्यूट करता हूं जो इस डेलीगेशन पर गए हैं और ऑपरेशन सिंदूर की सफलता लोगों को बता रहे हैं। और अजय उपाध्याय जी आपका समय शुरू होता है। राजनीति और राष्ट्रनीति में जी अजय उपाध्याय जी आपका समय शुरू होता है। धनंजय गिरी साहब समय कम है, बीच में रोकना पड़ेगा आपको। अजय उपाध्याय जी बोलिए, बीच में कोई नहीं बोलेंगे। हाँ पहली बात कि मंडल चिल्लाने वाले लोग का सबको पता है कि कैसे इनके नेता जो है कमंडल लेकर चले थे और सरकार गिराने की स्थिति आ गई थी। तो मंडल पर तो ज्ञान देना बंद ही कर दे। दिल्ली यूनिवर्सिटी में सारे आरएसएस और भाजपा के लोग किस तरह से आत्मदाह कर रहे थे मंडल कमीशन जब लागू हुआ था, पूरा देश जानता है। मैं भी उस समय विद्यार्थी होता था, मैंने सबको देखा है, सबकी अंदर की कलई खुली है। अभी भी आरएसएस इस जातीय जनगणना के विरोध में अभी 2 दिन पहले ही आ गया। ये भी स्पष्ट हो गया कि किस तरह की मानसिकता है। तो ये कहने की कोई जरूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी यदि पूर्ण रूप से स्वस्थ होते तो निश्चित तौर पे उनको अच्छा लगता और ये बात को 9वीं अनुसूची में वो डलवाते। अब उन बेचारे स्वस्थ नहीं है, उनको भी मनवादियों ने घेर रखा है और नीतीश कुमार का सिर्फ उपयोग और दुरुपयोग कर रहे हैं। बस 10 सेकंड अरे 10 सेकंड ऐसे नहीं होता। देखिए बीच में चिल्लाएंगे, बीच में चिल्लाएंगे। अरे भाई आप ले लीजिएगा ना। ये उपाध्याय जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। ये गमला आपके राजीव जी आपके पास आ रहा हूं, आप तो सीनियर हैं, आपके सिर पे डाल दूं क्या मैं? ये गमला सिर पे डाल दूं? नहीं, गमला सिर पे डाल दूं क्या मैं? गमला तो नहीं सिर पे मैं डालूंगा यदि सामान्य स्थिति में होऊंगा तो ये गमला जो सिर में डलवाया था ना आपने, आप चुप रहिए। फिर ये बीच में ज्ञान देने लगे। बिहार की हालत पूरी करिए अजय उपाध्याय जी, बाकी किन्हीं की आवाज नहीं जा रही, आप अपनी बात पूरी करिए। छपरा तक, हाँ, तो गया और छपरा में क्या क्या हाल हुआ है, पूरा जंगल राज का क्या कारनामा है। 60,000 लोग हत्याएं हुई है और ये अजय उपाध्याय कांग्रेस पार्टी नहीं करी है, एनसीआरबी का डाटा है। 25,000 से ज्यादा बलात्कार हुए हैं बिहार में। ये घटना ये नीतीश राज सुशासन का देन है। आए दिन वहां पे गोलियां चल रही हैं। तीसरी बात, पलायन की बात करते हैं। ये 2 करोड़ 90 लाख लोग पलायन किया, ये डेटा बिहार सरकार का है। तो ये यहाँ गलत डेटा दिया जा रहा है। बिहार भुखमरी और गरीबी गलत में डेटा दिया जा रहा है। ऐसा करते हैं कि मैं इस पे आता हूं, चूंकि समय कम है। अजय उपाध्याय बीच में रोकना। राजीव रंजन जी संक्षिप्त अपनी जवाब रखिए, फिर अमिताभ तिवारी जी के पास जाऊंगा। राजीव रंजन जी, सबसे पहली बात ये सवाल बार बार उठ रहा है कि नीतीश कुमार के कुछ, ये सवाल वैसे लोग उठाते हैं जिनके पास बिहार के लिए कोई जवाब, उनकी नाकामियों का कोई जवाब अगर उनको देता है, उनकी बेईमानियों का जब कोई जवाब देता है, तो ऐसे ही घटिया सवाल ये खड़े करते हैं। समान आदमी करेगा क्या है? सुन लीजिए ना, अगर इसी तरह से चैनल को केवल अराजकता का प्रतीक बनाना चाहते हैं लक्ष्मण जी, ये लगातार उनकी आवाज को डाउन कर दिया गया। आप बोलिए राजीव रंजन जी, आप बोलिए। उनकी आवाज को डाउन कर दिया गया। मैं इतनी ही बात आपको कहूंगा, नीतीश कुमार जी के संकल्प, उनके स्वास्थ्य और उनको मानसिक तौर पर जितना चैतन्य मैंने देखा है, उसका मुकाबला राहुल गांधी, उनसे उम्र में तो बहुत छोटे हैं, तेजस्वी यादव तो बच्चे, हर बार थकान मिटाने के लिए लोगों को विदेश यात्रा पर जाना पड़ता है। और नीतीश कुमार उसी भाव के साथ 24 घंटे, कभी पुलिये, कभी सड़क का मुआयना, कभी कैबिनेट की मीटिंग्स, कभी मॉनिटरिंग, लगातार 24 घंटे शीतलहरी से लेकर तपती दोपहरी तक बिहार की जनता की सेवा में लगे हुए, और हर समय जनता की आंखों के बीच है। वो जब भी है कैमरों के बीच है। कैसी बातें आप करते हैं? इसलिए इस तरह की घटिया बातों से देश को गुमराह करना भी चाहिएगा और आपको जवाब मिलेगा। कांग्रेस इस बार सिमट जाएगी शून्य पर, ये बिल्कुल तय है। बिहार ये 18 सीटों में समय, राजीव जी समय चूंकि कम है, समय खत्म हो रहा है, 1 मिनट बचा है। अमिताभ तिवारी जी बहुत देर चुप बैठे हैं, उनका कमेंट लेते हैं, फिर हम लोग शो को यहीं खत्म करना पड़ेगा। अमिताभ तिवारी जी, आपने सारी बातें सुन ली। इतने सुनने के बाद अब तो आपको समझ में आ गया है कौन सा मुद्दा हावी रहने वाला है, क्योंकि बिहार आप म्यूट पे हैं। मुद्दा जो हावी रहने वाला है वो बेरोजगारी का है, क्योंकि बिहार में लगभग 50% आबादी जो है वो 18 से 35 साल के बीच में। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं अगर इस चुनाव को महागठबंधन को जीतना है तो परसेप्शनली जो एक जंगल राज का एक अलिज टैग उसके ऊपर लगा हुआ है और जो उसका सपोर्ट बेस है MY तक रेस्ट्रिक्टेड है, उसको कहीं ना कहीं ऑन द लाइंस ऑफ अखिलेश यादव PDA, उसको कहीं ना कहीं उसको एक्सपैंड करना ही पड़ेगा।
इसका मतलब है कि ईबीसी, एमबीसी वोट और महादलित वोट, इन दोनों वोट बैंक्स में महागठबंधन को एक अच्छी खासी सेंध जो है वो मारनी पड़ेगी, और जातिगत चुनाव को कहीं ना कहीं इशू बेस्ड चुनाव जैसे अनएम्प्लॉयमेंट, प्राइस राइज एटसेट्रा इस तरफ, और वो कोशिश भी कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि तेजस्वी कई रैलीज कर रहे हैं इन मुद्दों को लेकर के। तो उस कास्ट बेस्ड चुनाव को क्लास बेस्ड या कोहोर्ट बेस्ड, इशू बेस्ड करना पड़ेगा। अदरवाइज जो कुल मिला के ये कहूँ है अमिताभ जी की बीजेपी का जो परंपरागत तरीके हैं, परंपरागत वोट बैंक जो है उससे थोड़ा सा आगे बढ़ना होगा हर किसी को, और उसके दायरे को बढ़ाना होगा, और शायद यही इस बार बिहार चुनाव की खासियत रहेगी, और जिसकी शुरुआत लगभग हो ही चुकी है। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी दिलचस्प चर्चा थी, लेकिन समय चूँकि कम था, आप लोगों को बोलने कम समय मिला। अगली बार कोशिश करूँगा और ज़्यादा समय मिले। धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज़ अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज़। नमस्कार।